हम पढ़ रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के भाग द्वितीय में आपको स्वागत है। अभी तक हमने इसके परिचय के बारे में पढ़ा कि इंदिरा गांधी नहर का नाम किस प्रकार से पड़ा है और राजस्थान में इसका क्या महत्व है। इसके साथ साथ ही हमने इसकी कल्पना किस प्रकार से रही, किस प्रकार से हिमालय के पानी को राजस्थान में लाने की एक अद्भुत कल्पना न केवल सोची गई बल्कि उसे साकार रूप भी प्रदान किया गया। इसी कड़ी में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं इसकी कुल लंबाई, और आज हम पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत कितनी शाखाएं हैं। शाखाओं की बात करें तो इसके अंदर यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत कुल 9 शाखाएं हैं। 9 शाखाओं के अंतर्गत एक रावतसर जो शाखा है वह एकमात्र ऐसी शाखा है जो इसके बाईं तरफ से निकलती है। आप देखेंगे कि मुख्य जो नहर है उसके बाईं तरफ से ये नहर की शाखा निकाली गई है। बाकी जितनी भी जो शाखाएं हैं वो आप देखेंगे वो शाखाएं सारी की सारी आपके इस तरफ यानी आपके दाईं तरफ निकाली गई हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे सूरतगढ़ शाखा, यहाँ पर अनूपगढ़ शाखा, ये पूगल शाखा, ये दांतोड़ शाखा, ये बिरसलपुर, फिर चारणवाला, फिर शहीद बीरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा। तो 8 शाखाएं तो है आपके दाईं तरफ, और एक जो शाखा है जिसे रावतसर शाखा कहा जाता है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है वो है इसकी बाईं तरफ। फिर हम इसके प्रोजेक्ट की बात करें तो शाखाओं के बारे में लगभग लगभग सभी शाखाओं के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम बढ़ते हैं कि इसका जो विस्तार है, अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से व्यास और सतलज नदी के जो संगम है वहां पर हरिके बैराज बनाए गए। यहाँ पर पहले से ही एक गंगा नहर का एक साकार रूप पहले से स्थापित कर दिया गया था। यहाँ पर एक नहर प्रणाली बनाई गई जिसे राजस्थान फीडर कहा जाता है। राजस्थान फीडर का जो पानी है यहाँ पर किसी प्रकार से उपयोग में नहीं लाया जाता, और ये कुल लंबाई 204 किलोमीटर की लंबाई में हरिके बैराज से लगाकर हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक फैली हुई। मसीता वाली हेड तक अगर देखें तो राजस्थान की जो मुख्य भूमि है उसमें 35 किलोमीटर इस राजस्थान किलोमीटर का राजस्थान जो नहर है या राजस्थान जो फीडर है उसका भूभाग आता है। 169 किलोमीटर का जो भाग है वो पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत फैला हुआ है। ये थी इसकी शाखाएं। शाखाओं के अंतर्गत हमने कहा कि सबसे पहले जो वर्क स्टार्ट हुआ था वो यहाँ तक हो चुका था। दूसरा जो पूगल शाखा तक इसका प्रथम चरण चला, और तीसरा दूसरा जो चरण है वो पूर्ण हुआ था यहाँ पर मोहनगढ़ तक। मोहनगढ़ से एक और उप शाखा जिसे बाबा रामदेव उप शाखा कहा जाता है वो निकाली गई। कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई जिस इस नहर की वो है 649 किलोमीटर, जिसमें से 400 और आपके 45 किलोमीटर का जो भाग है वो आपके मुख्य नहर के अंतर्गत आता है, और बाकी का जो हिस्सा है वो आता है आपके राजस्थान नहर के रूप में शामिल किया जाता है। बढ़ते आगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 4 उप शाखाएं। उप शाखाओं का अर्थ होता है कि जहां तक मुख्य नहर नहीं पहुंच सकी वहां पर हमें इसका पानी पहुंचाना है। तो वहां पर पानी पहुंचाने के लिए 4 उप शाखाएं बनाई गई, जिसमें लीलवा, दीघा, बरकतुल्ला खां जिसे गडरा रोड उप शाखा भी कहा जाता है। गडरा रोड कहाँ है? बाड़मेर में। बाबा रामदेव उप शाखा। तो इस प्रकार से उप शाखाएं यहाँ पर निर्मित की गई, और इन उप शाखाओं के माध्यम से राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग भागों में पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया। बढ़ते हैं, इसी संदर्भ में कुछ जिलों को पानी की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए आपनी योजना चलाई गई। जो गधेली साहिबा जो लिफ्ट नहर है वहां पर उसकी जर्मनी के सहयोग से ये योजना चलाई गई। इसके अंतर्गत हनुमानगढ़, चूरू और द्वितीय चरण में चूरू और झुंझुनू के कुछ गांवों को जलापूर्ति की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया गया, और इसी कारण इस इंदिरा गांधी परियोजना पर 3 लघु विद्युत ग्रह भी स्थापित किए गए, जिसके अंतर्गत आपको सूरतगढ़ और अनूपगढ़ की जो शाखाएं हैं उन पर इन विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। यानी न केवल सिंचाई, पेयजल तथा सिंचाई की पेयजल के अलावा यहाँ पर विद्युत उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है, और भविष्य में इस नहर को कांदला बंदरगाह गुजरात तक जोड़ने की परियोजना
बनाई गई है, जिसके पश्चात ये भारत की राइन नदी जो है वो आपके यूरोप की एक प्रमुख नदी है, जहां पर अंतर्जलीय परिवहन यानी एक महाद्वीप के अंदर जल परिवहन की सुविधा सुनिश्चित की जाती है। तो फ्रांस जर्मनी के क्षेत्रों में इस प्रकार की जो नदी है, राइन नदी का जो जल मार्ग है वो काफी प्रसिद्ध माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर की कुछ लिफ्ट नहर है। लिफ्ट नहरों की कुल जो संख्या है 9 है। इनमें से 7 का निर्माण पूर्ण हो चुका है, एक निर्माणाधीन है तथा एक प्रस्तावित है। बढ़ते हैं, इनका विवरण किस प्रकार से है। तो लिफ्ट नहरों की अगर बात करें तो लूणकरणसर लिफ्ट नहर जो है वह सबसे लंबी नहर है और इसका वर्तमान में जो नाम है वो कंवर सैन लिफ्ट नहर रख दिया गया है। गंगानगर तथा बीकानेर जिलों को इस नहर से पानी उपलब्ध होता है। इसी प्रकार से नौहर साब लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान में नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। सहायक नहरों यानी जो ट्रिब्यूटरी जो निकाली गई है, सहायक जो नहर निकाली गई है मुख्य नहर से, उसके आधार पर देखें तो ये सबसे बड़ी नहर है। गजनेर लिफ्ट नहर, गजनेर बीकानेर के अंतर्गत पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना, इसका वर्तमान में नाम है और लाभान्वित जिले हैं बीकानेर और नागौर। फलोदी लिफ्ट नहर जो जोधपुर जिले में है, वर्तमान में इसका नाम गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना है। बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर को इससे पानी उपलब्ध होता है। इसी प्रकार से 5वें स्थान पर है कोलायत लिफ्ट नहर, जो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है। करणी सिंह जी महाराजा थे और वहां के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं। बीकानेर और जोधपुर को इस परियोजना से पानी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पोखरण लिफ्ट नहर परियोजना, ये जयनारायण लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। जोधपुर और जैसलमेर को इससे पानी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बागड़देसर लिफ्ट परियोजना, वर्तमान में इसका नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना। और लाभान्वित जिलों की बात करें तो बीकानेर को इससे जल प्राप्त होता है और ये इस परियोजना की यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है। निर्माणाधीन की बात करें तो बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, जो गडरा रोड बाड़मेर में है, यानी मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक इस नहर का निर्माण अभी चल रहा है। और प्रस्तावित की बात करें तो जैसलमेर में ही एक भेरुदेव दान चालनी लिफ्ट नहर परियोजना का प्रस्ताव रखा गया। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की लिफ्ट नहरें। अब प्रश्न उठता होगा मन में कि लिफ्ट नहरें क्या होती है। लिफ्ट नहरें इस प्रकार की व्यवस्था होती है जहां पर आसानी से यानी ढाल के विपरीत अगर पानी भेजना हो तो पानी को थोड़ा सा लिफ्ट किया जाता है। लिफ्ट करने के बाद उसके प्रेशर को बनाया जाता है, या फिर पानी को थोड़ा सा एकत्रित किया जाता है। एकत्रित करने के बाद उसको छोड़ा जाता है। तो इससे आगे वाले जो हिस्से होते हैं वहां पर आसानी से पीछे से जब धक्का लगता है तो पानी पहुंच जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति वहां पर पाई जाती है और दूर दराज के क्षेत्रों में पानी भेजने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाई जाती है, या फिर जो थोड़े से ऊंचे क्षेत्र हैं वहां पर भी इससे पानी भेजना सुनिश्चित किया जा सकता है। चलिए अब गूगल अर्थ के माध्यम से हम देखते हैं कि यह जो परियोजना है किस प्रकार से चरितार्थ हुई है। तो हमने कहा कि ये जो परियोजना है कहाँ से स्टार्ट होती है, पंजाब। पंजाब में एक बांध है जिसका नाम है हरिके। अब हरिके जो बांध है, उस हरिके बांध से या हरिके बैराज जिसे कहा जाता है, इस बैराज से इसे निकाला गया है और निकालकर इसे राजस्थान के विभिन्न भागों में पहुंचाया गया। तो हम सबसे पहले पहुंचते हैं हरिके बैराज पर। यहाँ पर दो नदियां, जिस प्रकार से हमने कहा कि एक तो है आपके व्यास और एक है सतलज। ये आ रही है व्यास और यहाँ से आ रही है सतलज। इन दोनों नदियों का जो मिलन क्षेत्र है, इस मिलन क्षेत्र को आप देखिएगा, यहाँ पर बनाया गया है बांध। बांध का एक हिस्सा जहां से सतलज नदी आगे जाती है तो इस बांध को पार करके आगे पहुंचती है। इसी प्रकार से ये जो बांध है, इस बांध के इस हिस्से में ये जो हिस्सा है, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस हरिके बैराज से निकल कर सीधी आपके मुक्तसर होती हुई आपके राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है। तो
राजस्थान के अंतर्गत जब इस मुक्तसर साहिब का जो चित्र है, तो यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करने पर यहाँ पर एक स्थान है जिसे नाम दिया गया है मसीता वाली। तो मसीता वाली जो हेड है, वहां तक ये पहुंचती है। मसीता वाली हेड अभी आपको बताते हैं, हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत ये रहा मसीता वाली हेड, यहां तक ये कहलाती है राजस्थान फीडर। इससे पहले पहले इसका पानी कहीं पर भी यूज नहीं होता है। यूज नहीं होता है, इसका अर्थ हुआ कि यह यहाँ पर किसी प्रकार से इसमें वितरिकाएं नहीं निकाली जाती हैं। फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार की वितरिकाएं यहाँ से निकाली जाती हैं। इसमें सबसे पहले ये जो शाखा जारी है, इसको रावतसर शाखा कहा जाता है। यानी अलग अलग भागों में इसको वितरिकाओं के रूप में फैलाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाए। तो इस प्रकार से रावतसर की तरफ जाती है, वो रावतसर शाखा कहलाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने मसीता वाली हेड तक पढ़ा। मसीता वाली हेड तक तो है इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर। इस 204 किलोमीटर में से जो हिस्सा है, हम मैप देखते हैं। मैप के अंतर्गत वापस इसको लोकेट करते हैं कि हमने जो मैप पढ़ा था उस मैप में और इस गूगल मैप को, दोनों को हम एक साथ, ना कुछ होते हुए भी कुछ डिसएडवांटेज हर उस मनुष्य के कार्य के होते हैं जो मनुष्य ने प्रकृति के विपरीत किए हैं। तो कुछ एडवांटेज की बात करते हैं कि सबसे पहले जैसे कि हम नदियों को जोड़ रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो कुछ एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला है आपका इक्विटेबल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यानी सबसे पहली बात है कि जो कह सकते हैं कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उनके लिए अगर नदियों को जोड़ा जाता है या इस प्रकार की नहर प्रणाली के माध्यम से नदियों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो जो ड्राई रीजन है उसको लिए पानी की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाती है। तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जो आपके सूखा प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर इंश्योर हो जाता है कि वहां पर पानी जो अवेलेबल रहेगा। इसी प्रकार से दूसरा है इंक्रीज इरिगेशन पोटेंशियल। यानी उस क्षेत्रों में जहां पर इस प्रकार से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है, तो वहां पर जो सिंचित क्षेत्र है, जल क्षेत्र जहां पर उपलब्ध हो जाती है, तो वहां पर फसलों का उगाना और विभिन्न प्रकार से जो कृषि संभावना है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की परियोजनाओं से कृषि सुविधाएं बढ़ जाती है, पीने के लिए पानी की उपलब्धता रहती है। तो ड्रिंकिंग वाटर इन ड्राई रीजन, जो सूखे क्षेत्र हैं वहां पर पीने के लिए पानी की उपलब्धता रहती है। इसी प्रकार से इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो है, जो ड्राई रीजन की काफी सस्ते में बिक रही थी, जो राजस्थान में जब इंदिरा गांधी नहर आई तो वहां पर जो ड्राई रीजन की जो भूमि है उसके भाव अत्यधिक बढ़ गए। तो उसकी भूमि की जो रेट है वो वहां पर इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किस प्रकार से होता है कि इसके बांध बनाने का जो उद्देश्य रहता है केवल कृषि नहीं रहता है। तो यहाँ पर बेनिफिट की अगर बात करें तो इससे बाढ़ से सुविधा मिलती है, बाढ़ कंट्रोल मिलता है, नेविगेशन सिस्टम मिलता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम जलीय यातायात की सुविधा मिलती है, वाटर सप्लाई की सुविधा मिलती है, मछली पालन की सुविधा मिलती है, सैलिनिटी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल की सुविधा भी मिलती है। यानी सैलिनिटी यानी किसी क्षेत्र का कह सकते हैं कि वहां पर जो खारापन है उसको दूर करने के लिए हमें एक नया विकल्प मिलता है। इसी प्रकार से जो पोल्यूशन कंट्रोल की जो है दुविधा उसको भी दूर करने के लिए इस प्रकार की परियोजनाओं को उपयोग में लाया जा सकता है। तो फिशरीज एंड आपका एक्वाकल्चर जो बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इंटरलैक जब नदियों को जोड़ा जाएगा तो वहां पर इकोसिस्टम, इक्वेटिक इकोसिस्टम का अर्थ होता है कि नदियों या नदियों में रहने वाला जो पारिस्थितिक तंत्र है वो कह सकते हैं वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से वो जब नदियों से माइग्रेट होगा तो माइग्रेट होने के बाद भी उसको कह सकते हैं रहने के लिए अलग अलग प्रकार के स्थान मिल जाएंगे। दूसरे और विशेषताओं की अगर बात करें तो जिन क्षेत्रों में ये मछलियां वगैरह पहुंचेगी तो वहां पर फिशरिंग का जो विकास है या मछली पालन का जो विकास है वो बढ़ेगा। तो इसके अलावा भी कुछ प्रभाव है जो पर्यावरण पर पड़ता है। तो उन प्रभाव में देख लीजिए, सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन होता है कि अगर इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है तो बड़े स्तर पर हमें वृक्षों को
काटना पड़ता है, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, जो आदिवासी क्षेत्र है, उनको सबसे ज्यादा इसका नुकसान देखने को मिलता है। उन्हें किसी दूसरे स्थान पर बसाने का प्रयास करना पड़ता है। फिर दूसरी एक और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है कि ये देखा जाता है कि एक जो नदी होती है वह अपना मार्ग लगभग 100 वर्षों में बदल देती है। अगर इस प्रकार की स्थिति होती है इंटरलॉकिंग के बाद, यानी नदियों को जोड़ने के बाद जब हम नहर वगैरह बनाते हैं, तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो हमें लंबे समय के बाद कह सकते हैं कि लंबे समय तक नहीं चल सकते, या लंबे समय के बाद हमें इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की इंटरलॉकिंग अगर हम करते हैं, नदियों को जोड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो फ्रेश वाटर है वह नदियों के माध्यम से पहुंचता है। लेकिन जब हम इस प्रकार से नहर बना देते हैं, तो फ्रेश वाटर जो नदियों में या नदियों के माध्यम से सागर के अंदर पहुंच रहा था, वो नहीं जा पाता है। प्रभाव क्या होता है कि वहां का जो मरीन लाइफ का जो इकोसिस्टम है, वहां पर कई ऐसे जीव होते हैं जो इस फ्रेश वाटर के सहारे जीते हैं, तो वह पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मेजर इकोलॉजिकल डिजास्टर के रूप में देखा जा सकता है। तो वहां पर वनस्पतियां नष्ट हो सकती हैं, कई प्रकार की जीव नष्ट हो सकते हैं। जो सागरों का जो सैलिनिटी का जो लेवल है, यानी उसकी जो लवणता है, वह अत्यधिक बढ़ सकती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन हमें सागर के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर इस प्रकार की कैनाल्स और रिजर्वियर्स अगर हम बनाते हैं, तो जहां पर जो इस प्रकार की परियोजनाएं बनाई जाती है, तो वहां से लोगों को हमें दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करना पड़ता है, उनको माइग्रेट होना पड़ता है, उनको दूसरे स्थान पर पुनर्वास किया जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी जो भूमि है वह छोड़नी पड़ती है, और गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा उनको बसाने के लिए रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ज्यादा अधिक मात्रा में प्लानिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा फाइनेंस की काफी ज्यादा आवश्यकता रहती है। इस प्रकार के लॉन्ग प्रोजेक्ट चलाने के लिए हमें करोड़ों अरबों लोगों की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार से कुछ विशेषताएं भी है जो हमें लाभदायक लगती है, तो कुछ ऐसी कमियां भी है जो हमारे पर्यावरण पर दबाव के रूप में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आपका इंदिरा गांधी नहर कैनाल का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत हम माही और चंबल के बारे में अध्ययन करेंगे।